औसत अर्थात एवरेज। औसत अर्थात एवरेज। तो इसका सामान्य सिंपल सा एक सूत्र है, दिए गए आंकड़े उनका योग और बटे आंकड़ों की संख्या। अतः यदि आपके पास मान लो आंकड़े हों x1, x2, x3, xr, तब इनका औसत है ना? ये अगर दिए गए आंकड़े हों तो इनका औसत क्या होगा? सबको जोड़ेंगे और r से विभाजित कर देंगे। ठीक, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जब हमारे पास किसी पर्टिकुलर कोई, अगर आपके पास कोई घटना हो और उसके बहुत सारे अगर आपके पास आंकड़े दिए गए हों और फिर आपको उनका एवरेज पूछा हो, तो आप उन सभी आंकड़ों को जोड़ करके आंकड़ों की संख्या से भाग दे देंगे तो औसत निकल आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप औसत में आंकड़ों की संख्या का गुणा कर दें तो आंकड़ों का योग निकल आएगा। आंकड़ों की संख्या का योग करोगे, जैसे एग्जाम्पल से अपन समझते हैं इसको कि मान लीजिए आपके 5 विषय में आपके एग्ज़ाम हुए, 5 विषय 100 नंबर का है सब। किसी में आप 70 पाए, किसी में आप 80 पाए, किसी में 90 पाए, किसी में 60 पाए और एक ठोक में और 80 पा गए। ठीक है, अब इनका एवरेज पता करना है। तो कैसे पता करेंगे एवरेज? 5 विषय के ये प्राप्तांक हैं 100 में से, तो एवरेज कैसे पता करेंगे? पाँचों को जोड़ करके, 5 ठो विषय है, पाँचों का प्राप्तांक है तो पाँचों को जोड़ेंगे, 70, 80, 90, 60 और फिर 80 और 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? औसत मिलेगा। उसको एक्स बार बोल देता हूँ, ठीक है, एक्स बार औसत का नाम दे दिया। अब इनको आप टोटल कर लो, 7, 8, 15, 9, 24, 36, 8, 38, 380/5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 35 और फिर 5 2 10। कितना है आपका एवरेज मार्क्स? है ना, 5 7 35 और 5 6 30, 76। कितना है? 76। तो ये एवरेज मार्क्स आ गया 76, एवरेज आ गया। एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है? जो आपके आंकड़े हैं वो जितनी दूर दूर तक फैले हुए, देखो ना, एक विषय में वो 60 नंबर भी पाया है और एक में 80 भी पाया, 90 भी पाया है। तो किसी में एकदम ज़्यादा, किसी में कम है, किसी में मतलब सब में अलग अलग नंबर है। तो एवरेज मतलब होता है उनके बीचों बीच का कोई आंकड़ा, बीचों बीच का कोई आंकड़ा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो रोज सुबह अपनी दुकान जाता है। ये एग्जांपल मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक जन कल कोई पूछा, संडे को दुकान जाता हूँ ना, तो दुकान कितने बजे खुलती है सुबह, ऐसे करके पूछा। तो जैसे मान लो कभी, अब भाई दुकान खोलने का फिक्स टाइम तो है नहीं, कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे, कभी 9:30, कभी लेट हो गया तो 10 बजे। तो मैं उसको पूरा डिटेल में थोड़ी बताऊंगा कि कितने बजे दुकान खोलता हूँ, उसको क्या बोलूँगा 8 साढ़े 8 बजे खोल देता हूँ यार, या 9 साढ़े 9 बजे। इसका मतलब क्या है कि मैं क्या बता रहा हूँ, उसको एवरेज बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि रोज 9 बजे खुलते हैं, कभी 9 से ज़्यादा हो जाता है, कभी 9 से कम हो जाता है। तो एवरेज मतलब होता है
एक बीच का कोई वैल्यू आप उसको बताओ ताकि पता चल सके कि हाँ एक्चुअल में आंकड़ा क्या है। अब सुनो ना एक जबरदस्त वाली बात, तो एवरेज कितना है आपका 76, और 76 को अगर आप एवरेज, हमेशा याद रखना एवरेज को अगर आप आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े दिए थे हमको, ये 5 आंकड़े दिए हैं, अगर आप 76 को 5 से गुणा करोगे तो निश्चित तौर पर आपको उन आंकड़ों का योग मिल जाएगा कि टोटल प्राप्तांक कितने हैं। तो 5 छक्के 30 हासिल है 3, 5 सत्ते 35, 3 38, तो उतना ही मिलेगा जो इनके टोटल करने पर आता है। तो ये सूत्र भी याद रखना कि अगर आप आंकड़ों के औसत में आंकड़ों की संख्या, आर क्या है, आंकड़ों की संख्या, अगर आप उसका गुणा कर दें तो उन सभी आंकड़ों का योग आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब कोई क्रिकेटर है, वो इतने सारे मैच, क्रिकेट के मैच खेलता है, क्या हर बार वो सेम रन बनाता है? क्या नहीं बनाता। कभी 80, कभी 90, कभी सेंचुरी, पूरा 100, कभी हो सकता है जीरो पे आउट हो जाए। तो कोई प्लेयर अच्छा खेलता है ऐसा कब बोलोगे आप? हो सकता है वो जीरो पे भी आउट हुआ हो कभी, फिर भी वो अच्छा है। तो क्यों अच्छा है? क्योंकि वो अधिकतर समय ज़्यादा रन बनाते हैं। तो अगर आप उसका एवरेज निकालोगे, मान लो 10 मैच में अगर आप उसका एवरेज निकालोगे, ठीक है, कभी वो उसने 100 रन बनाए, कभी 80 बनाए, कभी 90 बनाए, कभी 70 बनाए, कभी जीरो में आउट हो गया, सोचो जीरो का आउट है तब भी वो अच्छा प्लेयर कहा जा सकता है। तो वो किस बात पर निर्भर करता है भाई, एक बार जीरो में आउट हुआ है लेकिन बाकी बार तो अच्छा रन बनाया ना, तो कैसे बोलोगे आप कि अच्छा है या नहीं है? तो 10 मैचों में आप उसका क्या निकालोगे? एवरेज निकालोगे। मान लो मेरे को 4 प्लेयर के बीच तुलना करनी है, मेरे पास 4 खिलाड़ी है और उनकी तुलना करनी है कि इनमें अच्छे रन कौन देता है। हो सकता है कोई, आपको हो सकता है ये आदमी 2 बार जीरो में आउट हुआ हो, 2 बार, फिर भी अच्छा प्लेयर, सब रनों के मामले में अच्छा बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनके 10 मैचेस की तुलना करूंगा तो हो सकता है 2 बार ये जीरो में आउट हो, लेकिन 8 बार बहुत तबीयत से रन बनाया हो, ऐसा भी हो सकता है। बाकी लोग भले जीरो में आउट नहीं हुए हो लेकिन इनके रन भी बहुत कम कम बने। तो कैसे पता चलेगा कि कुल मिला के रनों के मामले में अच्छा कौन है? तो 10 मैचेस में सबों का, इनका 10 मैचेस की क्या क्या रन है टोटल करके 10 से डिवाइड करूंगा, फिर दूसरे आदमी का लूंगा 10 मैचेस में क्या क्या रन है टोटल 10 से डिवाइड करूंगा, फिर जो आंकड़ा मिलेगा ना वो सबसे ज्यादा होगा तो समझ जा वो कुल मिला के अच्छा रन वही है। तो वो एवरेज से पता चलता है कि स्तर क्या है। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा हो। एवरेज मतलब कि आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा मिल जाएगा कि क्या प्रदर्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये मिल जाएगा एवरेज। अब मार्केट में टमाटर क्या रेट चल रहा है? तो 20 का मतलब ये नहीं कि महीना भर रोज 20 चले, कभी वो 30 भी हुआ है, अभी 3 दिन पहले 30 था, 10 भी हुआ है, 15 भी हुआ है, लेकिन इन 20 कहने का मतलब है कि सर पिछले महीने में अगर हम देखें तो 20 के आसपास ही रेट रहा है, थोड़ा बहुत आगे हुआ होगा, थोड़ा बहुत पीछे हुआ, इसलिए 20 क्या, 20 मतलब ज़्यादातर टाइम 20 रहा होगा। या यूँ कहें कि एवरेज 20 है सर, एवरेज। अगर हम बीच का एक वैल्यू देखें, कभी ज़्यादा भी होता है कभी कम भी होता है, तो हम एवरेज मतलब बीच का एक वैल्यू पकड़ते हैं। हाँ, 20 बोले से समझ में आ गया कि भाई 20 रेट मतलब क्या है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, वो एवरेज मतलब आपको बीच का वैल्यू एक आपको बताएगा। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? इसलिए तो हम जब परसेंट निकालते हैं, अभी जब 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया है तो मैं देखा कि यहीं का कोई बालक है, उसका एक विषय में 60 नंबर आया है। कितना नंबर? 60 नंबर आया है। जबकि दूसरे बच्चों का उसी विषय में अच्छा अच्छा मार्क्स आया है, किसी का 78, किसी का 80, फिर भी उसका 91% बना है। अब बोलो, एक विषय में 60 नंबर आया है मात्र उसका, फिर भी 91%, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, किनका? हाँ, 82% बन गया। तो कैसे पता चला 82%? मतलब हो सकता है वो बहुतों को पछाड़ दिए होंगे, जिनका सोशल में 60 से ऊपर आया होगा ना उनको भी पछाड़ के आगे निकल गए होंगे, क्योंकि आप जो परसेंट बता रहे हैं ना 82, वो आप एवरेज बता रहे हैं सबका, तो परसेंट इसीलिए निकालते हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स का एवरेज आपको बताता है। आप एवरेज निकाल के देख लो ना, परसेंट ही है वो, वही परसेंट है। देखो जैसे 10वीं में कितने सब्जेक्ट होते हैं?
6 सब्जेक्ट होते हैं, है नहीं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। चलो 6 सब्जेक्ट का अब मैं नंबर लिखता हूँ, 78, 80, 82, 90, एक ठोक में 50 नंबर और एक ठोक में 60 नंबर। आप जोड़ के 6 से भाग कर दो, वही एवरेज है, क्योंकि सबका पूर्णांक 100 है ना, पूर्णांक सबका 100 है। जोड़ो तो 8 2 10 हासिल 1, 7 1 8 8 16 8 24 9 33 5 38 6 44, है नहीं भाई। अब 440 डिवाइड बाई 6 कर दो, 6 सत्ते 42, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 6 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 3 18, 73.33 चलते जाएगा। ये परसेंट आ गया उसका, यही परसेंट है। कुल प्राप्तांक को जोड़ के 6 से डिवाइड कर देते। ठीक है, समझ में आया? ऐसे तो देख लो, जबकि जो एवरेज है वो 73.33 जो भी है, वो एक भी विषय में 73 नंबर नहीं पाई है या नहीं पाया, जो भी है। लेकिन 73 का आना, 73 आ रहा है, वो आपको क्या बता रहे पता है? 73 जो आ रहा है ना, वो आपको बता रहे कि सर 73 आ रहा है, इसका मतलब बाकी सभी नंबर इसके आसपास ही मंडरा रहे हैं, बाकी सभी मतलब पूरे नंबर हो सकता। अच्छा एक और बात, आप जो एवरेज निकालेंगे ना, जरूरी नहीं कि वो आपको दिए गए डाटा या दिए गए आंकड़ों में से ही कोई एक है। देखो ना कितना है, 73, इनमें से एक भी जन 73 नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि एवरेज 90 आ जाए, 80 आ जाए, तो वो दिए हुए आंकड़ों में से भी कोई मिल सकता है या कोई नहीं भी मिल सकता है। एक और खास बात, आपका जो एवरेज रहेगा, हमेशा याद रखें, जो भी आप एवरेज निकालेंगे वो दिए हुए आंकड़ों में से जो सबसे कम रहेगा उससे ज्यादा ही रहेगा, और दिए हुए आंकड़ों में से जो सबसे ज्यादा रहेगा उससे कम ही रहेगा। इतना याद रखना। अब इनमें सबसे कम कौन है? 50, एवरेज 50 से कम हो ही नहीं सकता। इनमें सबसे ज्यादा कौन है? 90, एवरेज 90 से ज्यादा, मतलब ज्यादा और कम के बीच का आपको कहीं ना कहीं मिलेगा वो। ठीक है, अच्छा एक और मस्त वाली बात समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत आ रहा है। एवरेज की वैल्यू हमेशा सबसे कम और सबसे ज्यादा के बीच में ही कहीं ना कहीं होगी। कहाँ होगी? सबसे ज्यादा और सबसे कम के बीच में होगी, तो कहाँ होगी? तो बताओ कहाँ होगी। देखो जैसे मान लो एक जन बालक है, 10वीं के प्राप्तांक की बात कर रहे हैं, कमजोर बालक है, अच्छे से पढ़ा नहीं, तो एक ठोक में पाया 30 नंबर, फेल हो गया बेचारा, सप्ली आ गया ना। एक में 40, एक में 35, एक में 45, और एक ठोक में उसको एकदम अच्छे से नकल मारते बन गया, 90 नंबर पा गया। ठीक है, और एक में पाया 25 नंबर। मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, आप अगर इसका एवरेज निकालेंगे, चलो निकाल के देखते हैं। 5 5 10 5 15 हासिल 1, 3 3 6 4 10 3 13 4 17 9 26। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, पास में एक फेल हुआ है मेरे ख्याल से, अरे तो एक टुक दो टुक में तो फेल हो गया। 6 से डिवाइड करोगे, 6 चौक के 24, 2 बचेगा, फिर 6 चौक 24, फिर 10 हो जाएगा वो, फिर 6 कम 6, फिर 40 हो जाएगा, 6 छक्के 36, 44.16%। ये 44 क्या 90 के करीब दिख रहा है क्या? नहीं। तो इससे एक और बात सीखने को मिल रही है कि आपका जो एवरेज आएगा ना, वो आपके दिए हुए आंकड़ों में से उनके करीब होगा जिनकी मात्रा ज्यादा है। अब देखो अधिकतर आंकड़े 20 30 25 40 है, 90 एक मात्र है, तो 90 बहुत दूर फेंका गया, तो एवरेज कभी भी इसका 90 के करीब नहीं मिलेगा। तो एवरेज का मतलब क्या है कि दिए हुए आंकड़ों में से बहुत अधिकतर के जो करीब हो, तो 44 इनके करीब है, इनके करीब नहीं है, तो एवरेज वही आपको बताता है। अब एवरेज 44 निकाल रहे हो तो आप समझ लो लड़का गधा है करके, भले वो एक विषय में 90 पाया लेकिन वो गधा है, क्योंकि उसका एवरेज 44 है। इसका मतलब अधिकतर विषय में वो 44 के करीब आसपास नंबर पाए अधिकतर में। एक ठोक में भले 90 पा गए तो क्या होगा। इसलिए एवरेज आपको क्या बता रहा है कि अधिकतर आंकड़े उसी के आसपास मंडरा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहे हैं? अधिकतर आंकड़े इसी के आसपास हैं, देख लो। हाँ, चलो, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो मध्य वाली संख्या है 10। अच्छा बना लिए, गुड। कैसे बनाए? अच्छा
मतलब ऐसे कि 10 के इधर तो 10 के उधर तो रहे समान। हाँ, x देखो 5 क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याएं मतलब एक एक के गैप में होंगी, 10 12 14 ऐसे। मैं 10 तो को बीच में रख कर बना ली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पहले सिस्टमेटिक मेथड देख लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन देखते साथ जो बनेगा उसको भी देख लेते हैं, है नहीं? तो पहली संख्या x मान लो, दूसरी क्या मानोगे आप? x प्लस वन नहीं 2 मानना, क्योंकि x के बाद जस्ट x प्लस वन अगली होगी तो वो विषम संख्या हो जाएगी। सम के जस्ट बाद वाली क्या होती है? विषम होती है। लेकिन हमको 5 क्रमागत सम संख्या चाहिए, तो सम संख्या एक एक के गैप में होगी, एक एक छोड़ के होगी, इसलिए x, x प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस एट, तभी तो होगा ना 5 तो। ये 1 2 3 4 5, वो x है। पहली 5 क्रमागत सम संख्या लेनी है तो मान लो पहली जो सम संख्या है वो x है। कुछ भी चालू कर सकते हो। हाँ, x प्लस टू से लेकर के x प्लस 10 तक भी चालू कर सकते हो। फिर सबसे छोटी कौन होगी? हाँ, फिर सबसे छोटी x प्लस टू होगी। अभी सबसे छोटी x है। तो चलो 1 2 3 4 5 हो गया। औसत निकालने के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और प्रश्न में दिया है ये औसत 10 है। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5x, 2 4 6 6 12 8 20, 5 को तिर्यक गुणा करके इधर ले जाओ, 10 पंचम 50, 20 को आप ट्रांसफर करोगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 30, और x का मान निकलेगा 6। 5 को नीचे लाओगे तो ये 5 है। अब x का मान 6 आ गया। सभी संख्याएं आप निकाल सकते हो। पहली है x, फिर x प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस एट। सभी संख्याएं आप यहाँ पे x का मान 6 रख के निकाल सकते हो, मगर हमको केवल क्या पूछे? बीच वाली पूछे, तो बीच वाली ये है। x का मान 6 रखेंगे, 6 प्लस 4 बराबर 10 आ जाएगा आपका आंसर, है ना? अब सरल तरीका क्या है देखो, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। क्रमागत संख्या, क्रमागत चीजों में एवरेज बीच वाला होगा, एकदम एग्जैक्ट बीच वाला। अच्छा अच्छा, हाँ है, कैसे? प्रथम पुस्तक अच्छा है ना, एक सरस हाँ, प्रथम प्रथम बोला रहता। हाँ, प्रथम बोला रहता ना तो 6 आता आंसर, प्रथम 5 करके बोला रहता तो 2 4 6 8 10, बीच में 6 आ गया तो आंसर आ जाता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो अभी संख्याओं का औसत क्या है? 10 है। तो समझ जाओ वो औसत जो है बीच वाला है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज मतलब उनके बीच का ही है, एग्जैक्ट बीच का। तो देखो 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत सम संख्या हो गई, उनका एवरेज कितना है? 10। तो वो 10 उनका एवरेज है और बीच वाली संख्या खुद 10 इंच होगी। तो अगली कौन होगी? 12, उसकी 14, ये 8, ये 6। तो ये जो x आया है ना वो सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि अपन जब माने थे तो क्या माने थे? x, x प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस एट, ऐसे माने थे नहीं? तो ये x का मान 6 है, मतलब आपने तो यहाँ पे 5 क्रमागत सम संख्या ली है, उसमें जो सबसे छोटा है वो 6 है। और अगर डायरेक्ट देखें तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत उन पांचों संख्याओं में से एग्जैक्ट बीच वाला होगा, अर्थात एग्जैक्ट बीच वाली संख्या वही है जो औसत है, और वो कितना है? 10 है। तो ऐसे करके शॉर्टकट ट्रिक से भी आप बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो आपके पास 5 क्रमागत सम संख्याएं दी हैं, तो उनका औसत अगर पूछे तो आप बीच वाला बता दिए, बीच वाला आंसर। अगर आपके पास 6 क्रमागत संख्याएं हो, मान लो मेरे पास हो, एग्जाम्पल के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हटा दो, अब 6 8 10 12 14 16, 6 तो क्रमागत सम संख्या होगी, इनका एवरेज क्या होगा बताओ? करेक्ट।
यानी कि 11। अर्थात अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सम संख्याएं विषम बार है, विषम बार मतलब 5 बार या 3 बार, या अगर आपके पास 7 बार दिए हैं, विषम मतलब सम संख्याएं अगर कितने बार है, विषम बार। देखो ये सम संख्या है और कितने बार है, 5 बार। 5 क्या है, विषम। तो सम संख्याएं अगर विषम बार दी हुई हैं तो जो बीच वाला होगा एग्जैक्ट वही एवरेज होगा। ध्यान से देखो, विषम बार बोलने का मतलब है कि 5 बार दी गई है। क्रमागत सम संख्याएं अगर 5 बार दी हो या 7 बार दी हो या 9 बार दी हो या 11 बार दी हो, तो ऐसी स्थिति में उनको अगर आप क्रम से जमा हुआ है या जमाए हो तो एग्जैक्ट जो मध्य वाला होगा वही एवरेज होगा। लेकिन अगर वो सम संख्याओं की संख्या अगर 5, 7, 9, 11 नहीं है बल्कि 6 हो गया, 6, 8 या 10 हो गया, सम संख्याओं की संख्या अगर सम बार हो गई, तब क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में जो बीच वाले 2 ठोक रहेंगे, इधर का 2 छूट गया, इधर का बीच वाले दोनों का फिर जो बीच में होगा, यानी कि उन दोनों का एवरेज 10 और 12 के का एवरेज मतलब दोनों के बीच में कौन है, 11। कैसे पता चला 10 और 12 का एवरेज? ये दे, दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 11। हाँ, दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात। तो कितना आएगा आपके पास, 11। ये इन सबों का एवरेज है। आप विश्वास नहीं तो कैलकुलेट करके देख लो। 6, 8, 14, 10, 24, 12, 36, 36, 14, 50, 50, 16, 66, 66/6 करोगे तो 11 आ जाएगा। तो पूरे का एवरेज निकालने से अच्छे बीच के 2 का एवरेज निकाल लो, वही आंसर, सबों का एवरेज वही है। कोई भी संख्या हो, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत ये शब्द इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, क्रमागत सम संख्या अगर आपके पास विषम बार है तो क्या करना है, विषम बार मतलब 3 बार हो या 5 बार हो या 7 बार हो या 11 बार हो, तो ऐसी स्थिति में जो बीच वाली रहेगी ना वही एवरेज। और अगर क्रमागत सम संख्या अगर सम बार है, जैसे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, तो क्या करना है, बीच, अब देखो ना 6 ठोक संख्याओं में बीच वाले कैसे चुन सकते हो आप, बताओ। बीच वाली ये है ना, ये है, तो दोनों नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एवरेज दोनों जोड़ के 2 से भाग कर देना, बीच की दोनों को जोड़ के 2 से भाग। समझ में आया ना, नहीं आया? ये सब चीज प्रैक्टिस से और आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिस करोगे ना खुद से तो ऐसी चीजें भी आपको मिल सकती है जो किसी ने ना खोजी हो, पता है। जितने भी महान टीचर्स हैं ना जो अच्छी अच्छी ट्रिक बताते हैं, तो देखो कई सारे ट्रिक हम सीखते हैं दूसरों से कि भाई हाँ मैंने ये ट्रिक वहां से सीखी, लेकिन ऐसी भी ट्रिक्स बहुत सारी होती है जो इंसान खुद से मेहनत करता है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, तो उसको बहुत सारी नई चीज़ें दिखती हैं। तो आप वो चीज़ें खुद से डिराइव कर सकते हो, खुद से ला सकते हो, और उसके लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, जो कि आप लोग करते हो। ठीक है, तो देखो दूसरा सवाल देखो क्या लिखा है, 7 क्रमागत संख्याओं के अनुक्रम में, 7 क्रमागत संख्याओं का अनुक्रम है भाई, पहली 5 संख्याओं का औसत z है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत है। अच्छा, कैसे? वाह बनाए हो आप? हाँ दिखाओ, क्या ये वाला सवाल मेरे को देखते हैं ना कैसे बने। नहीं, कुछ नहीं किया, इस अंतिम 3 को जोड़ दी, फिर 2 से 3 से डिवाइड कर, 3 को 75, 6, 5, 11, 15। तो पहली 5 का औसत z है कि नहीं, देखो बोला। वाह, ऐसे थोड़ी होता है। देखो ना बहुत सरल है, 7 क्रमागत संख्याओं का अनुक्रम बोला है ना, 7 क्रमागत संख्या है, इसमें कोई सम विषम का कोई रोल नहीं है। 7 क्रमागत सम संख्या 1 से लेकर 7 तक ले लेते हैं। चलो 1, 2, 3, 4 लेके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनका 7 क्रमागत संख्याओं के अनुक्रम में पहली 5 का औसत z है, पूरे का औसत z नहीं है, पहली 5 का औसत, यानी ये 7 को मैंने पहले ले लिया, अब पहली 5 को लेना है, शुरू की 5 ठोक का औसत, तो 5 ठोक लिया हूं ना, इसलिए 5 से डिवाइड करूंगा और ये एवरेज निकल गया, और वो प्रश्नानुसार वो z है। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। z का मान निकाल लेते हैं, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15/5 यानी 3, z का मान 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं? आ गया। अंतिम 3 का औसत चाहिए अपने को, 5, 6, 7, तीनों का औसत चाहिए, तो तीनों को जोड़ करके मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। तो ये 5, 6, 11, 11, 7,
18/3 कितना आएगा? 6। तो अंतिम 3 का औसत आया है 6, और ये 6 है आपका Z+3, क्योंकि देखो Z का मान 3 है, तो Z का मान 3 रखो कि 3 3 6 नहीं आएगा क्या? बताओ भला। तो Z+3 आपका सही उत्तर है। नहीं समझ में? लास्ट वाले स्टेप ये हुआ कि अंतिम 3 का जो औसत आप निकाल रहे हो, 6 आया है जो औसत, 6 जो औसत आया है वो प्रथम 5 के औसत से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है नहीं? शुरू के 5 का औसत कितना है? 3 आया, और अंतिम 3 का औसत कितना है? 6 है। तो ये किससे कितना ज्यादा है? देखो ना, 3 ज्यादा है। तो अगर उसको Z बोलोगे तो इसको Z+3 बोलोगे ना, ऐसा है, 3 ज्यादा है, ऐसा है। तो Z+3 आएगा दीदी आंसर, कविता दीदी, ठीक है। थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। यस यस। अगर आपको ये दिमाग ना आए ना कि कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे, मतलब कैसे मान लिया, तो आप एक्स वगैरह से भी वो से भी मान के बना सकते हो, तब भी बनेगा। हाँ जी, तीसरे का लेट मी चेक। मिटनी का है, हाँ। तीसरे का डी, डी पक्का, ओके। सॉरी रॉन्ग है, थोड़ा 3 गलत है, बाकी सब सही है, थोड़ा सा मिस्टेक है। नहीं नहीं, ज़्यादा मिस्टेक है। कैसे बताऊं? देखो, 7 संख्याओं का औसत क्या है? 53। तो और सुनो ना क्या बोल रहे हैं, 7 संख्याओं का औसत 53 है, और दिया गया था उतना बोल रहा है, और बाद में ये पता चला कि वो जो 7 संख्या हैं उनमें से एक संख्या को, जो कि 58 थी, उसको गलती से 16 लिख दी गया। अब क्या करना पड़ेगा भैया? तो सबसे पहले आप ये काम करो, इन दोनों का हिसाब किताब तो आपको करना पड़ेगा। जिसको 58 पढ़ना था या जिसको 58 लिखना था, उसको क्या लिख दिया गया? 16 लिख दिया गया। तो गलत 16 है और सही 58 है, तो गलत को हटाना पड़ेगा, सही वाला फिट करना पड़ेगा। लेकिन ये गलत हटा के सही फिट किस में करोगे? तो वो संख्याओं के टोटल में करेंगे अपन वो काम। तो संख्याओं का टोटल जानने के लिए पहले आपको 7 संख्याएं हैं और एवरेज कितना है? 53, तो गुणा करना पड़ेगा। तो संख्याओं का कुल योग आप निकालोगे, संख्याओं, तीसरा ना, संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग आप निकालोगे तो कितना आएगा? 7 गुणित 53, 3 सत्ते 21, 378। हाँ हाँ, वेरी गुड, क्योंकि देखो 7 पंचे 35, 350 ये हो गया, और 71 आएगा ना, 7 21 है नहीं भाई, 350 और 21 हो जाएगा 371। हाँ, तो देखो ये संख्याओं का कुल योग हो गया। अब इस कुल योग में क्या सही और क्या गलत था, कौन कौन सी संख्या का फेरबदल किया जाना है, वो फेरबदल करेंगे। ध्यान से बोलो, क्या बोल रहे हैं? एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 लिख दिया गया है, यानी कि 58 लिखना था, उसको लिख क्या दिया? 16। तो भैया जो लिख दिया गया गलती से, उसको पहले हटाओ, 16 लिख दिए, इसमें 16 इसमें शामिल हो गया है नहीं? वो 16 हटाओ और जो सही है उसको लिखो। सही क्या है? 58। ऐसा समझ में है कि नहीं? पहले संख्याओं का अपन योग ज्ञात किए, उस योग में सभी संख्याएं जुड़ गई हैं, उस जुड़ने में वो 16 भी जुड़ गया है, जो कि गलत है, बाद में पता चला, इसलिए गलत को हटाना पड़ेगा। और सही क्या है? 58, उसको आपको लिखना पड़ेगा। अब आप इसको कैलकुलेट करो। तो इसको कैलकुलेट जब आप करोगे तो देखो, पहले इसको जोड़ देता हूं मैं। 8 1 9, 5 7 12, हासिल 1 429 में 16 जाएगा, 9 में 6 गया 3, 1 413। अब ये
सही गलत का हिसाब किताब करने पर, मतलब गलत वाली को हटाकर सही वाली को उसमें एंटर किए अपन, तब ये योग आया। अब नया औसत निकाल लो। तो नया औसत निकालने के लिए योग तो आपके पास नया वाला मिल चुका है। संख्याएं तो सात की साथ ही ना, संख्याएं बढ़ी घटी नहीं है। सात संख्याएं पहले भी थी, अब भी सात संख्या है, बस एक को हटा के उसके बदले में दूसरी को फिट किया गया है। तो औसत निकालने के लिए फिर से सात का ही डिवाइड करोगे ना भाई। तो क्या होगा बताओ? सात पंचे 35, सात छह बचेगा, फिर सात ये 63, 15 आपका 59 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ और समझ में आया कि नहीं बताओ? पहले संख्याओं का कुल योग ज्ञात करेंगे, जो गलत लिखा गई थी उसको हटाएंगे, उसके बदले में जो सही है उसको जोड़ेंगे, फिर नया औसत प्राप्त करने के लिए फिर से आपको सात को डिवाइड करना है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चौथा, कोई बता सकता है? 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या है? तो 11 के प्रथम 12 गुणज, यानी 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ऐसे करके चलना पड़ेगा आपको। कहाँ तक चलोगे? 12 बार तक, 12 बार तक, 1 2 3 4 5 6 7, पूरा 12 बार तक। तो 11 11 में 121, 132, गुड है। उसका नहीं बना? मेरे को आता है, मैं बनाता हूँ, देखो कितनी संख्याएं हैं, अपन 12 ठोक गुणज लिखे हैं, मतलब आपको आंकड़ों की संख्या तो मिल गई कि ये 12 ठोक है करके। तो इसका मतलब एवरेज निकालने के लिए इनका टोटल पता करना है, फिर 12 से अपन डिवाइड कर देंगे। 12 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि टोटल कितनी संख्या है? 12 संख्या है। तो सुनो ध्यान से, सब में से 11 कॉमन निकल रहा है, तो 11 कॉमन निकलने के बाद यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। विश्वास है तो देख लो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, और ये 11 बारम, 11 बारम 1 32। तो अगर इसमें से 11 कॉमन निकाल रहे हो तो यहाँ 12 बचेगा। और याद करो वो दिन जब हम लोग पढ़े थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। वेरी गुड। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2। तो यहाँ n के स्थान पर 12 नजर आ रहा है, तो क्या होगा? 12 12+1 अर्थात 13/2। अगर ये सिलसिला n तक जाता है तो n+1/2 होता है। अब ये सिलसिला कहाँ तक गया है? 12 तक गया है, तो 12 और 12+1 मतलब एक बढ़ा के लिखना है, बटे 2 करना है। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, समझ में आया कि नहीं है? तो कितना हुआ? 11 गुणित 6 गुणित 13। गुड, बहुत बढ़िया। तो सुनो ना, अब इतना लंबा गुणा मत करो, अब इसको गुणा मत करो, रहने दो ऐसे। क्यों बताओ? अभी कटने वाला है। ये क्या निकाला आपने? ये उन सबों का योग निकाला है आपने। ये देखो, ये योग निकाला ना, सॉल्व करते करते योग निकाला है। अब आपको चाहिए एवरेज, तो औसत निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो योग आपने निकाला है उसको आप संख्याओं की संख्या अर्थात आंकड़ों की संख्या से आप डिवाइड करोगे। कितने ठोक गुणज लिए? 12 ठोक गुणज लिए, डिवाइड करोगे। 6 एकम 6 दूनी 12, 11 तिया सॉरी 13 है ना ये तो 13 दाम 130 और 143 हो जाएगा। तो 143/2 करना पड़ेगा, है नहीं भाई? समझ में आ रहा ना? 2 एकम 2 सत्ते 14, और उसके बाद एक 2 एक 3 है, तो 2 एकम 2, फिर पंचे 10 है क्या? आओ भाई, आओ। समझ में आया कि नहीं बताओ? आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। और सुनो ना, मैं एक बात बताऊंगा तुम्हें, बोलोगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। अच्छा बताऊं? पक्का ना? ठीक है, देखो फिर, देखो फिर बता रहा हूँ। बताऊं? देखो, इस सवाल को हम लोग देखते साथ एक झटके में 1 सेकंड में इसका उत्तर निकाल सकते हैं। पूछो कैसे? देखो, 11 के प्रथम 12 गुणज आपको उनका एवरेज पता करना था। 11 के प्रथम 12 गुणजों का एवरेज, ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया। 11 कॉमन निकल गया,
11 क्या निकला है। उसके बाद एवरेज निकालने के लिए अपने को इसको किससे डिवाइड करना पड़ा, 12 से डिवाइड करना पड़ा। ये तो भाई ये तो शुरुआत में पता चल गया था ना, 11 के कितने गुणज लेने हैं मेरे को, 12 गुणज लेने हैं। तो इसका मतलब शुरू प्रश्न में पढ़ते ही पता चल गया कि भैया तुम जब उसको पूरे के पूरे 12 गुणजों को जोड़ोगे उसका डिवाइड किससे करना पड़ेगा, तुमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करते हैं। इसका अर्थ यह है कि मेरे को पता है 12 से डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड करना है। इसका अर्थ यह है कि ये 11 कभी कटने वाला नहीं है। अगर मुझे मान लो 11 के 11 गुणज देता, मान लो एक बात की बात कितने 11 के मान लो, तो मैं किससे डिवाइड करता, 11 से डिवाइड करता। उस समय ये 11 11 क्या हो जाता, कट जाता। लेकिन अभी नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका अंतिम आंसर 11 का गुणज होगा। ये 11 बरकरार है, देख लो शुरू से ये 11 नष्ट नहीं हुआ है, ये 11 बरकरार है। इसका मतलब आपका आंसर जो भी आया ना वो 11 का गुणज है, क्योंकि 11 से गुणा होके तो बनाएगा ये। 11 का क्या है, ये गुणज है, गुणज 11 का गुणज है। यकीन नहीं है तो आप इसमें से ऑप्शन से तुरंत चेक कर सकते हो कि 11 से कौन डिवाइड हो रहा है। फटाक से चेक करो, क्या ये 11 से डिवाइड नहीं है, चेक करो। 11 छक्के 66, बचेगा कितना, 3, 35 होगा। 11 से डिवाइड नहीं है, इसको चेक करो, 11 से चेक करो डिवाइड है कि नहीं। 11 छक्के 66, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, डिवाइड नहीं है। 11 से चेक करो, 11 छक्के 66, 5 बचेगा, 55, 11 पंचे 55। दशमलव को थोड़ी देर के लिए हटाओ, दशमलव तो इसलिए हुआ क्योंकि बटे 2 था, बटे 2 को हटाओ ना, आप ऊपर देखो बाकी 11 से डिवाइड है कि नहीं है। 11 छक्के 66, कितना बचेगा, 5, 11 पंचे 55, यही इकलौता जो 11 से डिवाइड है। और 11 से डिवाइड होने का क्यों चेक करें, क्योंकि 11 से रूम कॉमन निकल चुका है, 11 का गुणज होना चाहिए। अगर ये बटे 2 का हिसाब किताब अगर न रखो तो दशमलव से मत घबराओ, तो फिर देखो 11 का गुणज है। इस बटे को तो हटा के देखो ना, बटे को तो हटाओ, क्या दिख रहा है, 11 गुणित 13, इसका मतलब 11 का गुणज है वो। नहीं समझ में आया? ये चौथा वाला भी नहीं है, देखो 11 का गुणज यही है। ऐसे आप तुरंत पता कर सकते हो। सही बताओ ना, समझ में तो नहीं आ रहा है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना। इतना हो गया ये।